नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास बातचीत और मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे अपने विशिष्ट मेहमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा को लेकर। क्या कुछ हमें मिलने वाला है नेपाल यात्रा से? क्यों हमने नेपाल जैसे पड़ोसी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया? इन तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान NN झा, जो पूर्व राजदूत रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अभी सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री जो हैं वो नेपाल की यात्रा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि वो एक एजेंडा सेट करेंगी कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले कि प्रधानमंत्री जब जाएं तो क्या क्या एजेंडा हो, क्या बातचीत हो, और उसके साथ प्रधानमंत्री की पशुपतिनाथ का दर्शन भी प्रधानमंत्री करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि सावन में उसका एक अपना एक अलग महत्व है और नेपाल बहुत ही क्लोज अपना पड़ोसी रहा है। हम सबसे मेरा पहला सवाल है, जो एक जानकारी है कि इतने दिनों से, पिछले 10 साल या उससे पहले से कहें, हमने अपने बगल के पड़ोसी जिनके साथ अपना रिश्ता है, एक शादी ब्याह का भी संबंध रहता है, अपना लेन देन चलता है, नेपाल सबसे क्लोज है, हमने क्यों इसे छोड़ दिया था? देखिए, ऐसा है कि यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, तो एक वो अंग्रेज़ी में कहते हैं फिक्सेशन हो गया था अमेरिका पर लेकर के। उसमें कोई हर्जा नहीं, वो भी अच्छी बात थी, लेकिन उनका जो बिल्कुल नज़दीक के हमारे जो दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी हैं, सार्क देश के जो पड़ोसी हैं, उनमें उनका ध्यान केवल पाकिस्तान पर था, क्योंकि उनका जन्म स्थान पाकिस्तान था और उनकी सदा इच्छा रही अंत तक कि वो पाकिस्तान जाएं प्रधानमंत्री की हैसियत से। ये एक कारण है। और ये हर एक हमारे जितने पड़ोसी देश हैं सबकी यही शिकायत है, नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की, इन तीनों के बारे में निजी रूप से जानता हूँ। खैर, अब बात है कि वो समय बीत गया। अब ये भविष्य की ओर देखना है, और भविष्य की ओर में ये बड़ा अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने कि जितने सार्क के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं उनको यहाँ बुलाया अपने शपथ ग्रहण के समय में। ये एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा कि हम चाहते हैं कि अपने जो पड़ोसी देश हैं सार्क क्षेत्र में, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना कर रखें। जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले, हर एक सार्क देश से हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, ऐतिहासिक हैं या सांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं, जैसे नेपाल के केस में। लेकिन नेपाल के साथ विशेष है, क्योंकि नेपाल में आप कह सकते हैं कि भारतीय मूल के केवल तेराई में ही लोग नहीं हैं। तेराई की संख्या नेपाल के 25 मिलियन, 2.5 करोड़ में करीब 40% है, 40-45% है। उसमें असल तेराई के लोग जो हैं, मधेसी जिन्हें कहते हैं, इंडियन ऑरिजिन कहते हैं, भारतीय मूल के, करीब 1/3 होंगे सब मिलाकर नेपाल की आबादी में। तो बाकी जो लोग हैं उनमें पहाड़ियों में, उसमें भी जो उच्च जाति के लोग हैं वो भारत से ही गए हैं। तो ये दोनों मिलाया जाए तो 50% से अधिक हो जाता है। बाकी और भी वो विभिन्न देश है असल में, अनेक जातियाँ वहाँ और बहुत दिन से हैं, वो वहाँ पर हैं, वो नेपाल में रहे हैं, वो भी भारत आते हैं नौकरी के लिए, भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। तो ये दुख की बात है कि इतने साल से इसको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन अब जहाँ तक मैं देखता हूँ, अभी मोदी जाएंगे खैर अगस्त के शुरू में, ये अखबारों में समाचार पत्र में ये निकला है, अगस्त के 2 या 3 तारीख को जाएंगे, 2-3 दिन के लिए। और इसके अलावा फिर वो जाएंगे, नवंबर में सार्क समिट है, सार्क शिखर सम्मेलन है नवंबर के अंत में किसी टाइम में। तो उन्हें लगातार 1.5-2 महीने में 2 बार जाने का वहाँ मौका मिलेगा। और इससे नेपाल में मैं जानता हूँ कि नेपाल के लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, अब बात यह है कि नेपाल में जो परिवर्तन आया है और अभी वो प्रोसेस जारी है, एक तो 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने ये बड़ी गलती की, वहाँ डेमोक्रेटिक या प्रजातंत्र सरकार को भंग करके अपनी सरकार बना ली। खैर, 1 वर्ष तक वो रही और अप्रैल 2006 में वो सरकार ख़त्म हो गई
और राजा को 1-2 साल रह करके निकाल दिया नारायण हिट्टी पैलेस से, जो उनका हमेशा राजमहल होता था। उसके बाद बहुत सी सरकारें आई हैं गई हैं, हर एक साल या कभी कभी 8-9 महीने अनगिनत प्रधानमंत्री वहाँ हुए हैं, और वो स्थिरता नहीं आई हो इस देश में। और स्थिरता इसलिए नहीं आई है क्योंकि एक तो उनका वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हैं, संविधान, वो 2006 में शुरू किया बनाना और अभी तक उसे समाप्त नहीं किया है। पहला जो 5 वर्ष का जो समय था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो तो ख़त्म कर दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्थापित हुई है, चुनाव जो हुए थे 2013 में नवंबर में, उसमें भी उन्होंने कहा कि असेंबली ने यह निर्णय किया कि 1 वर्ष के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, संविधान बनेगा। 6-7 महीने गुजर गए हैं, अभी तक बनने का कोई निशान नहीं है। वहाँ पर माओवादी शक्ति 2006 से, वो जंगल में थी पहले, वो शक्ति बाहर आ गई है उभर कर, और वो सत्ता में उन्होंने सत्ता में आई है। या सत्ता में नहीं भी हो तो उनका प्रभाव सब तरफ है। अब ये इस पीरियड में क्या हुआ है कि चीन का वहाँ पर प्रभाव बहुत बढ़ गया है, और मैं विनती करता हूँ भारत सरकार से, अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके चीन का जो रवैया है उसको गौर से देखें। ये ना देखें कि भाई ये करेंगे चीन नाराज़ हो जाएगा, ये ना करे तो खुश होगा, जैसे पहले सरकार कर रही थी। ये नेपाल बड़ा आवश्यक देश है हमारे लिए। एक तो हमने कहा वो धार्मिक, ऐतिहासिक और अपनी जड़ जो है, मूल इसके संबंध हैं, खास विशेष रिश्ते हैं। और दूसरा इसलिए क्योंकि नेपाल वो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, उसका अधिकांश हिस्सा, तो इसलिए एक प्रकार के हिमालय पर्वत जो हैं भारत का कवच हैं सुरक्षा के रूप से। सारा हिमालय पर्वत जो है, और उसके दक्षिण में कोई और शक्ति आ जाए तो हमारे देश के हित में नहीं होगा। ये बहुत आवश्यक बात है। सबको भारत सरकार को जानकारी आवश्यक की है, और आम जनता को पता होना चाहिए। सर, थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। हाँ जी, लूँगा एक छोटा सा विराम, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी बातचीत आगे भी NN झा जी से जारी रहेगी नेपाल मामलों को लेकर।